चलिए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। सबसे ज्यादा जो बड़े चैप्टर हैं वो आपकी पूरे ऑडिट के सिलेबस में सिर्फ 4 है। चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, चैप्टर नंबर 4 ऑडिट एविडेंस, चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके बाद चैप्टर नंबर 9 अदर ऑडिट्स या ऑडिट ऑफ अदर एंटिटीज। इन 4 चैप्टर में बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है ना। तो चलो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। काफी बड़ा चैप्टर है बट कोई बात नहीं, मैं इसको बहुत जल्दी और बहुत शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए। तो सबसे पहले इसका टॉपिक आता है आपका ऑडिट रिस्क। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय ऑडिटर may be inappropriate, यानी कि रॉन्ग। ऑडिटर कह रहा है कि जो ओपिनियन मैं दे रहा हूं हो सकता है वो ओपिनियन क्या हो, इनएप्रोप्रिएट हो। इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर है, मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर यानी कि क्लीन ओपिनियन दी है, तो रिस्क ये है कि हो सकता है ये क्वालिफाइड होनी चाहिए थी या एडवर्स होनी चाहिए थी, ठीक है, ये रिस्क है। बट मैंने अगर कह दिया क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे दी मैंने, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये ट्रू एंड फेयर भी हो सकती थी? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है। क्योंकि जब भी ऑडिटर रिपोर्ट क्वालिफाई करता है या ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन देता है तो ऑडिटर के पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होते हैं। तो जब मेरे पास एविडेंस है कि गड़बड़ है तो बाद में ट्रू एंड फेयर कैसे हो जाएगी? तो ये नहीं चलता। ध्यान रखना, ऑडिट रिस्क का मतलब बिजनेस रिस्क नहीं है। ऑडिट रिस्क का मतलब बिजनेस रिस्क नहीं है। कुछ बच्चों को यह पढ़ के लगता है कि ऑडिट रिस्क का मतलब है कि कल को मैंने प्रैक्टिस शुरू की और मुझे ऑडिट ही नहीं मिली। तो नहीं बेटा, ऑडिट रिस्क का मतलब ये नहीं है, ये बिजनेस रिस्क होता है कि कल को मेरा बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा। ऑडिट रिस्क का मतलब है अगर मैंने ओपिनियन दी है ट्रू एंड फेयर तो हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मैटेरियल मिसस्टेटमेंट रह गई हो जिसको मैं डिटेक्ट ना कर पाया हूं, इसे बोलते हैं ऑडिट रिस्क। ओके, ऑडिट रिस्क जो है वो 2 लेवल पर होता है। या सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स, ऑडिट रिस्क के 2 कंपोनेंट हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, ओके, एंड मैं इसको डिटेक्ट करने में फेल हो जाऊं। और ऑडिटर क्या कह रहा है? मैं इसको डिटेक्ट करने में क्या हो गया? फेल हो गया। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को फर्दर 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया जा सकता है। कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या हो सकती है? कहता है सर इसकी 2 वजह है। पहली वजह है इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क, इसको हम ड्यू टू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बोल सकते हैं। और दूसरा रिस्क होता है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क, पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या है? ये एक डाउट है, सस्पेक्टिबिलिटी। ओवर एन असर्शन, मेरे को एक असर्शन पर डाउट है, ठीक है। असर्शन का मतलब क्या है? एक ट्रांजैक्शन पे, एक अकाउंट बैलेंस पे असर्शन पर डाउट है, मतलब मुझे एक ट्रांजैक्शन पर डाउट है या अकाउंट बैलेंस पर डाउट है। ट्रांजैक्शन से क्या बनता है? अकाउंट बैलेंस, और अकाउंट बैलेंस का क्या होता है? डिस्क्लोजर होता है फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मुझे डाउट है, सस्पेक्टिबिलिटी है ओवर द असर्शन, ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। क्या डाउट है? दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, a misstatement may exist. A misstatement may exist. कहता है हाँ कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां कहाँ नहीं होती सर, छोटी मोटी नहीं, विच मे बी मटीरियल या विच कैन बी मटीरियल,
ईदर इंडिविजुअली, या तो इंडिविजुअली, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि मुझे एक ही मिसस्टेटमेंट मिले और वही मटेरियल निकले, इस चीज के चांसेस बहुत कम होते हैं। ईदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट, व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट्स। ये डेफिनेशन है इनहेरेंट रिस्क की। एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन एरर। इंसान गलती कर सकता है, आदमी को गलती करने से नहीं रोका जा सकता ना बेटा, पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन एरर। और ये एरर होने के चांसेस कब बढ़ते हैं? जब ट्रांजैक्शन क्या हो, कॉम्प्लेक्स नेचर की ट्रांजैक्शन हो, उसमें गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सर ये बात तो हमें पता है, इसलिए हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना रखा है। ये कौन कह रहा है? ये मैनेजमेंट कह रही है। हमें पता है ट्रांजैक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स नेचर की है, इसमें गड़बड़ हो सकती है या इंसान से गलती हो सकती है, एम्प्लॉय से गलती हो सकती है, इसलिए हमने कंट्रोल बिछा रखे हैं। तो कंट्रोल रिस्क वो कंट्रोल रिस्क में आ जाएगा। यहां पर हमने किसको कंसीडर नहीं किया? विदाउट कंसीडरिंग कंट्रोल एक्टिविटीज। अभी हमने यहां पर कंट्रोल एक्टिविटीज को कंसीडर नहीं करना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ट्रांजैक्शन जो है उसके नेचर के कारण इसमें गड़बड़ हो सकती है। हाँ ठीक बात है, इसे बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। क्या इस रिस्क को जीरो किया जा सकता है? कभी नहीं किया जा सकता। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनहेरेंट रिस्क। आदमी गलती कर सकता है और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन के केस में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कंट्रोल रिस्क क्या कहता है कि जो आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइंड में बाय मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया है, may fail in preventing, detecting and correcting the misstatement, the material misstatement on timely basis, on timely basis। इसे हम बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। यानी कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फेल हो सकता है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का भी हम टॉपिक आगे पढ़ेंगे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना रोबस्ट आपने बनाया हुआ है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कभी भी 100% गारंटी नहीं देता है कि सारी की सारी मिसस्टेटमेंट प्रिवेंट हो जाएगी या हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे और उसको करेक्ट कर लेंगे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कभी भी 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की भी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, वो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि कुछ गलती हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ड्यू टू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन एरर, और हो सकता है मेरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसको प्रिवेंट ना कर पाया हो, डिटेक्ट करके करेक्ट ना कर पाया हो। तो यही तो वजह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट हो सकती है। उसके बाद बात आती है कि ऑडिटर जो है वो उसको डिटेक्ट करने में क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। डिटेक्शन रिस्क, ऑडिटर में फेल, ऑडिटर कहता है मैं भी इंसान हूं, ऑडिटर में फेल इन द डिटेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हो सकता है मैं उस मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाया हूं। इसकी वजह क्या है? इसकी दो वजह है बेटा। डिटेक्शन रिस्क की दो वजह है, एक सैंपलिंग रिस्क और एक नॉन सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क और नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या होता है ये मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में समझाऊंगा बेटा, अभी नहीं समझना इसको। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। सैंपलिंग रिस्क का मतलब क्या है? जो ऑडिट मैंने की है वो सैंपल के बेसिस पे की है। हो सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट सैंपल में आई ही ना हो, तो मैं उसको डिटेक्ट कैसे करूंगा जब वो मेरे सैंपल में ही नहीं आई? तो इसे क्या बोलते हैं? सैंपलिंग रिस्क। नॉन सैंपलिंग रिस्क का मतलब जो सैंपलिंग रिस्क नहीं है उसके अलावा जितना भी रिस्क है डिटेक्शन रिस्क में, वो सब क्या कहलाएगा? नॉन सैंपलिंग रिस्क कहलाएगा। क्लियर है? ओके, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे बात कर लेंगे। तो अगर मैं इन तीनों रिस्क को मल्टीप्लाई कर दूं, इनहेरेंट रिस्क को, कंट्रोल रिस्क को और डिटेक्शन रिस्क को, तो इट इज कॉल्ड ऑडिट रिस्क। ठीक बात है। उसके बाद बात आती है जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट।
ये दो लेवल पे होता है बेटा, ये दो लेवल पे होता है। एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल भी बोल सकते हैं, और एक असर्शन लेवल पर, असर्शन लेवल, यानी कि हो सकता है जो रिस्क है मिस स्टेटमेंट का वो परवेसिव इन नेचर हो, परवेसिव इन नेचर, यानी कि जो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मेजर पार्ट को क्या कर रहा हो, इंपैक्ट कर रहा हो सकता है। यानी कि इसका इंपैक्ट किस पे आता हो, इंपैक्ट ऑन मैनी असर्शन, मैनी असर्शन। ओके, असर्शन लेवल पे क्या होगा, असर्शन लेवल पे का मतलब है कि जो रिस्क है वो एक पर्टिकुलर असर्शन पे ही है, जैसे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, ठीक है, या इन्वेंट्री की कंप्लीटनेस, तो उसका इंपैक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर आइटम पे ही रहेगा। ओके, तो रिस्क जो है वो दोनों डिटरमाइन करने होते हैं ऑडिटर को, असर्शन लेवल पर भी और ओवरऑल लेवल पे भी। जब हम असर्शन लेवल पर रिस्क को असेस करते हैं तो ये क्यों जरूरी है बताओ, टू डिटरमाइन the NTE, nature, timing and extent of audit procedure, further audit procedure। देखो बेटा, रिस्क असेसमेंट करने के लिए जो भी प्रोसीजर अप्लाई किए जाते हैं उनको कहा जाता है रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उनको हम इनिशियल ऑडिट प्रोसीजर भी बोलते हैं। जब रिस्क असेस हो जाता है तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आते हैं। रिस्क से यह पता लगता है कहां पर गड़बड़ मिलने के चांसेस ज्यादा है, रिस्क से ये कंफर्मेशन नहीं है कि यहां गड़बड़ है। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आर परफॉर्म्ड, किस लिए परफॉर्म किए जाते हैं बताओ, टू डिटेक्ट द मिस स्टेटमेंट। क्लियर है? ओके, हम इसकी बात आगे धीरे धीरे करेंगे क्योंकि इसी चैप्टर में आगे आने वाला है कि कितने तरह के ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होते हैं, सब ये आने वाले हैं। ओके, उसके बाद में हम आते हैं SA 315 के बारे में बात करेंगे। SA 315, इस पूरे चैप्टर में हम मेजरली 3 SA की बात करेंगे, SA 315, 320 एंड 330। ओके, SA 315 क्या है, ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना होता है, ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्क को आइडेंटिफाई करे, असेस करे और उसके बाद वो अपनी ऑडिट प्लान करे एंड परफॉर्म करे। ठीक है, दोबारा से, सर इस एसए का ऑब्जेक्टिव क्या है, हर एसए का ऑब्जेक्टिव होता है, हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब मिसस्टेटमेंट क्यों हो सकती है बताओ, ड्यू टू एरर और ड्यू टू फ्रॉड। ये तो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ लिया था, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लो बेटा। ठीक है, ये जो रिस्क है वो 2 लेवल पे हो सकता है, अभी बताया ऊपर, जो रिस्क है वो 2 लेवल पे हो सकता है, एक असर्शन लेवल पर, एट असर्शन लेवल, और एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, या इसको हम ओवरऑल रिस्क भी बोल सकते हैं। ठीक, इससे हमें यह पता लगेगा क्यों कर रहे हैं हम काम रिस्क असेसमेंट, इट प्रोवाइड्स द बेस, रिस्क असेसमेंट जो है वो बेस बनता है फॉर रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। रिस्क असेसमेंट करने के बाद ही हम आगे रिस्पॉन्स डिसाइड करते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क का मतलब है हमें अपनी एनटीई कितनी रखनी है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हमें कितने रखने हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कितने रखने हैं हमें, ये रिस्क असेसमेंट के बाद ही डिसाइड होता है। ओके, जैसे आपने जनरली, आपको याद होगा, जितना ज्यादा रिस्क उतने ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर, जितना कम रिस्क उतने प्रोसीजर हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये उसी की बात कर रहा है कि पहले रिस्क असेसमेंट करो, उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कितने रखने हैं। पॉइंट क्लियर बेटा? ओके, अगर मैं
अपना काम रिस्क असेसमेंट के थ्रू करूंगा, मैं अपनी ऑडिट प्रॉपरली प्लान करता हूं, परफॉर्म करता हूं एज पर रिस्क असेसमेंट, तो इससे मेरा ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूसेस द ऑडिट रिस्क। बेटा देखो ये लाइन हमने कल भी पढ़ी थी, अगर मैं पूरी ऑडिट के दौरान ढंग से काम करूंगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करूंगा, तो मेरा ऑडिट रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और बिना रिस्क असेसमेंट के आपका ऑडिट प्लान नहीं हो सकता। ये तो वही लाइन है बेटा। ओके, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है इसी एस्से में, ऑडिटर शेल, ऑडिटर शेल, ऑडिटर को क्या क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई द रिस्क, आइडेंटिफाई द रिस्क, ओके, फिर आपको असेस करना चाहिए, आपको पता है रिस्क है, अब आपको रिस्क असेस करना है कि ये परवेसिव इन नेचर है, परवेसिव इन नेचर है या नहीं, परवेसिव है यानी कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, यानी कि मैनी असर्शन को अफेक्ट करने वाला है, इफेक्ट ऑन मैनी असर्शन, या पर्टिकुलर असर्शन पे इसका इंपैक्ट रहने वाला है, पर्टिकुलर असर्शन मतलब नॉट परवेसिव। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इस रिस्क को रिलेट करना है, रिलेट द आइडेंटिफाइड रिस्क, जो आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया है उसको रिलेट करना है, यानी कि अगर ये रिस्क मैटेरियलाइज हो गया, रिस्क का मतलब प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, अगर हो गया तो क्या होगा, व्हाट कैन गो रॉन्ग, व्हाट कैन गो रॉन्ग, अगर ये रिस्क मैटेरियलाइज हो गया तो कितना नुकसान हो सकता है अमाउंट के अंदर, ठीक है, एंड यानी कि इन सिंपल वर्ड लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट, कितने रुपए की मिसस्टेटमेंट हो सकती है, कितनी अमाउंट की मिसस्टेटमेंट हो सकती है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं इंपैक्ट, क्या हो सकता है और कितना नुकसान हो सकता है, ये चार चीजें ऑडिटर असेस करके चलेगा। अच्छा, रिस्क असेसमेंट के लिए हमें करना क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रैप, रिस्क असेसमेंट कैसे करेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करके, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके, आर परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर to identify and assess the risk of material misstatement। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होते हैं, ये वो ऑडिट प्रोसीजर है जो ऑडिटर परफॉर्म करता है टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल और एट असर्शन लेवल टू प्लान हिज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बेटा चार दे रखे हैं, तीन कैटेगरी बना रखी है, चार है। पहले में क्या दे रखा है, इंक्वायरी, मुझे कैसे पता लगेगा कि कहां रिस्क कम है कहां ज्यादा है, इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल अभी आने वाला है ना कि हमें बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है, हमें क्लाइंट की बिजनेस की क्या लेनी पड़ती है, अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। फिर आपके ऊपर रेगुलेशन कौन कौन सी अप्लाई होती है, आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, इसकी नॉलेज हमें लेनी पड़ती है। एक सेकंड, ये ब्लड हो गया, ज्यादा ही ब्लड हो गया, एक सेकंड। अब ठीक है। तो वो सारे इंक्वायरी से तो पता लगेगा। इंक्वायरी किससे करनी है, इंक्वायरीज फ्रॉम मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, इनसे पूछताछ करूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे ये पूछना होता है कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या पॉलिसीज है, फिर वो पूछना पता है कि वो ऑपरेशन में है या नहीं है। एआरपी भी कर सकता हूं, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, एसए 520 पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर, वहां पर एआरपी का रोल भी समझ में आ जाएगा। थर्ड जो चीज है, हम खुद ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन कि जो कंट्रोल्स है वो फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, हम खुद ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, अब फॉर एग्जांपल कंपनी कहती है हमारे यहां पर परचेज का टेंडर सिस्टम है, तो टेंडर दिखाओ, आपको इंस्पेक्शन करना चाहिए कि वाकई में टेंडर सिस्टम अगर है तो टेंडर्स फिजिकली प्रेजेंट है या नहीं है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है।
तो ये रैप होते हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक बात है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो पोर्शन आता है वो आता है एसए 320 का। ये यहां पर ब्रेक लगाया उन्होंने 315 के ऊपर एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब एसए 320 आता है आपका मैटीरियलिटी। एसए 320 किसका है? मैटीरियलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटीरियलिटी ऑडिटर जो है ना कंसीडर करता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैटीरियलिटी। ऑडिटर कंसीडर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटीरियलिटी while planning and performing the audit। जब भी हम ऑडिट प्लान करेंगे और ऑडिट परफॉर्म करेंगे तो हमारा फोकस किस पे रहता है? मटेरियल आइटम की तरफ रहता है। ओके, तो ऑडिटर कंसीडर करता है कि कौन कौन सी आइटम मटेरियल है ताकि मैं प्लान कर सकूं प्रॉपरली और फिर मैं ऑडिट परफॉर्म कर सकूं। ठीक बात है सर। यह ध्यान रखना, कोई भी मिसस्टेटमेंट कब मटेरियल कही जाएगी? कोई भी मिसस्टेटमेंट जो है वो तब मटेरियल कही जाएगी। मटेरियल यानी कि ऑडिटर कहता है कि मैं किसी भी मिसस्टेटमेंट को मटेरियल कब मानूंगा? मटेरियल इफ, अगर उसका इंपैक्ट, इफ इन्फ्लुएंस, इसका इन्फ्लुएंस हो ओवर द इकोनॉमिक का मतलब मॉनेटरी, इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई मिसस्टेटमेंट है और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना या ना होना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को, मॉनेटरी डिसीजन को क्या कर सकता है? इंपैक्ट कर सकता है, तो वो ऑडिटर के हिसाब से क्या है? मटेरियल है, और उसको ऑडिट रिपोर्ट में शो करना या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना जरूरी हो जाता है। ओके, उसके बाद में इसी एसए का ऑब्जेक्ट क्या है? पहले तो आपने बता दिया कि मटेरियलिटी क्या होती है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट। इस एसए का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हर मिसस्टेटमेंट क्या नहीं होती? मटेरियल नहीं होती। देखो, आपने एसए 200 पढ़ा था ना, एसए 200 में क्या आया था? ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर या ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या होता है? ओपिनियन फॉर्म करना, ठीक है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब देखो यहां पर वर्ड क्या आया है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट आया है। छोटी मोटी गड़बड़ हो तो ऑडिटर क्या कहेगा? ऑडिटर कहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? ट्रू एंड फेयर है। यहां पर वर्ड क्या आया? मटेरियल। तो ये इस एसए का ऑब्जेक्टिव है बेटा, कि ऑडिटर जो है ना, जब ऑडिट प्लान करता है, परफॉर्म करता है और जब ओपिनियन देता है तो उसका मेजर फोकस किस पे रहता है? मटेरियल आइटम के ऊपर रहता है। मिसस्टेटमेंट अगर मटेरियल है तो रिपोर्ट में डालेगा, अगर मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं है तो रिपोर्ट क्या जाएगी? क्लीन जाएगी। अगर मटेरियल एरिया है तो ऑडिटर वहां पर प्लानिंग ज्यादा करेगा, परफॉर्मेंस ज्यादा रखेगा। क्लियर है? ओके, आगे आते हैं। जनरली मटेरियलिटी किसमें देखी जाती है? जनरली मटेरियलिटी, हम हर उस आइटम को मटेरियल मान लेते हैं। मटेरियलिटी इज व्यूड या कंसीडर्ड बाय साइज। साइज का मतलब यहां पर क्या है? अमाउंट। जितनी बड़ी अमाउंट उतनी आइटम ज्यादा मटेरियल। अगर कोई आइटम 1 करोड़ की है और अगर एक आइटम 10 करोड़ की है तो कौन सी आइटम ज्यादा मटेरियल है? 10 करोड़ वाली, ठीक है। बट नॉट ऑलवेज, बट ऐसा हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, इफ आइटम इज कनेक्टेड या रिलेटेड टू कंप्लायंस ऑफ लॉ,
अगर कोई आइटम कंप्लायंस ऑफ लॉ से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रेम्युनरेशन दिया और जो रेम्युनरेशन दिया है वो सेक्शन 184 185 के अकॉर्डिंग, सॉरी 185 186 के अकॉर्डिंग नहीं दिया, उससे ज्यादा दे दिया, तो बेटा उससे ज्यादा देने के लिए एसआर भी पास होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी लेनी चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 1000 रुपए ज्यादा दे दिया या 10,000 रुपए ज्यादा दे दिया या 1 करोड़ ज्यादा दे दिया, ज्यादा दे दिया यानी कि आपको कंप्लायंस ऑफ लॉ करना चाहिए था, वो आइटम मटेरियल हो जाती है, नहीं तो आपके ऊपर क्या लगेगी बेटा, पेनल्टी लगेगी। क्लियर है? तो अगर आइटम रिलेटेड टू कंप्लायंस ऑफ लॉ है तो वहां पर अमाउंट नहीं देखी जाती, यहां पर अमाउंट क्या की जाएगी, इग्नोर की जाएगी। कंप्लायंस ऑफ लॉ तो होना जरूरी है ना बेटा, तो यहां पर इसे क्या बोलते हैं, नेचर, दैट इज नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन भी जो है वो मैटर करता है। हो सकता है ट्रांजैक्शन का नेचर ऐसा है कि वो उसको क्या बना रही है, मटेरियल बना रही है, तो वहां पर अमाउंट नहीं देखी जाती, बट जनरली नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी देखा जाता है और अमाउंट भी देखी जाती है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अमाउंट को इग्नोर किया जाता है। ओके, ये बात भी क्लियर हो गई। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नॉट प्रैक्टिकल, नॉट प्रैक्टिकल कि हम अपने ऑडिट प्रोसीजर इस तरीके से प्लान करें कि हम सारी की सारी मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट कर पाए। नॉट प्रैक्टिकल, ये बात प्रैक्टिकल नहीं है टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर, कि हम ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर लें टू डिटेक्ट ऑल मिसस्टेटमेंट। कि हम सारी की सारी मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट कर ले, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम एक मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करें जो अमाउंट, जो मटेरियल हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है छोटी छोटी अमाउंट में भी हो। एक मिनट, दोबारा बताओ सर। इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर टू डिटेक्ट ऑल मिसस्टेटमेंट एंड इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर टू डिटेक्ट मटेरियल आइटम, टू डिटेक्ट मटेरियल आइटम which is material solely। ठीक है, to detect a misstatement, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि हम इस तरह के ऑडिट प्रोसीजर प्लान कर लें कि हम एक ही मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करें और वो मटेरियल निकले। टू डिटेक्ट अ मिसस्टेटमेंट which is material या which can be material individually। मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूं और मैं एक ही मिसस्टेटमेंट निकालूं और वही 50-60 करोड़ की निकले ताकि मैं रिपोर्ट क्वालिफाई कर दूं या एडवर्स दे दूं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन शॉर्ट हम एक वर्ड यूज करते हैं ना कि हो सकता है मिसस्टेटमेंट जो है वो इंडिविजुअली मटेरियल हो और हो सकता है व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट मटेरियल हो। ठीक है ना? ओके, तो यहां से कॉन्सेप्ट का जन्म होता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। यहां पर एक कॉन्सेप्ट का जन्म होता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अब ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का मतलब क्या है? मैंने एक ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल सेट किया, हाँ, कि अगर इतनी मिसस्टेटमेंट मुझे मिल गई तो मैं रिपोर्ट क्या दे दूंगा, एडवर्स दे दूंगा। बट ओपिनियन सिर्फ एडवर्स थोड़ी होती है बेटा, ओपिनियन तो क्वालिफाइड भी हो सकती है ना, कि हो सकता है जो मिसस्टेटमेंट आपको मिली है वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैटेरियली मिसस्टेटेड नहीं बनाती है, एक पर्टिकुलर असर्शन को बना रही है। हाँ, हो तो सकता है सर। तो भाई यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल से एक लोअर लेवल सेट करना पड़ता है। लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी इज सेट बाय ऑडिटर, इज सेट बाय ऑडिटर to increase the performance of audit and reduce the audit risk, और अपना ऑडिट रिस्क रिड्यूस करने का। कैसे सर? दोबारा। अब देखो बेटा, अगर आपने ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल सेट कर रखा है 5 करोड़ का, कि अगर मुझे 5 करोड़ की मिसस्टेटमेंट मिल गई तो मैं रिपोर्ट एडवर्स दे दूंगा। बट अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक सिंगल मिसस्टेटमेंट निकले और वो 5 करोड़ की या 5 करोड़ से ज्यादा की हो।
ऐसा हो सकता है ना 10-10 लाख की 50-60 मिसस्टेटमेंट मिल गई हो, 10-10 लाख की 50-60 मिसस्टेटमेंट अगर मिल गई, उन सबको एग्रीगेट करूं तो टोटल कितना हो गया बताओ, 5 करोड़ से ऊपर हो गया। तो वहां पर उस केस में एडवर्स ओपिनियन जाएगी या नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे छोटी छोटी चीजों को भी तो चेक करना पड़ेगा। क्या मैं सिर्फ वही अकाउंट चेक करूं, क्या मैं सिर्फ वही हेड चेक करूं जो 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा हो, क्योंकि मेरा ओवरऑल मैच्योरिटी लेवल 5 करोड़ का है? नहीं। तो ऑडिटर डिसाइड करता है कि जितने भी लेजर्स हैं मैं सबको चेक करूंगा। बट लेजर में सारी आइटम तो नहीं चेक की जा सकती, लेजर में सारी ट्रांजैक्शन क्या मटेरियल है? कहता नहीं मटेरियल तो नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं एक बेंचमार्क सेट करता हूं, मैं एक बेंचमार्क सेट करूंगा और उसके ऊपर एक परसेंटेज अप्लाई करूंगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मैं हर लेजर की उस ट्रांजैक्शन को चेक करूंगा जो लेजर के टोटल का 5% या 5% से ज्यादा है, मैं उसको मटेरियल मान लूंगा। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी। ओवरऑल मेटेरियलिटी लेवल से क्या होता है? कम होता है, इसको ऑडिटर ही सेट करता है। अगर मैं कहता नहीं मैं तो 5 करोड़ वाले आइटम चेक करूंगा, तो कितनी आइटम ऐसी मिलेगी बेटा जो 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है? कम। अब मैं कह रहा हूं मैं 5-5 लाख की ट्रांजैक्शन भी चेक करूंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना 5-5, 10-10 लाख वाली काफी सारी आइटम गलत हो। तो वहां पर आपको ओवरऑल मेटेरियलिटी लेवल 5 करोड़ उससे कम का एक लेवल सेट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़े, ज्यादा ट्रांजैक्शन आप चेक करो, और जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन आप चेक करोगे आपका ऑडिट रिस्क क्या होता जाएगा? उतना ही कम हो जाएगा। यहां पर ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क, कि डिटेक्शन रिस्क क्या कहता है कि मैं हो सकता है मैं मटेरियल में स्टेटमेंट चेक ना कर पाऊं। भैया ध्यान से करो, परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी सेट करो, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन को भी चेक करो, बिल्कुल छोटी नहीं, मैं ठीक ठाक लेवल की। ओके, इसे परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी लेवल बोलते हैं। ओके, ये ऑडिटर सेट करता है, ये ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट होती है। मैटर यानी कि मेटेरियलिटी कितनी होनी चाहिए, मेटेरियलिटी को अब मैं 3 हिस्सों में बांट देता हूं। मेटेरियलिटी जो है बेटा वो 3 हिस्सों में बटी होती है। एक ओवरऑल, जिसके बेस पर मैं ओपिनियन डिसाइड करता हूं, ओवरऑल मेटेरियलिटी लेवल। एक परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी लेवल, जो मैंने आपको भी बताया, ओवरऑल मेटेरियलिटी लेवल से कम का लेवल सेट करना टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस, और जैसे परफॉर्मेंस बढ़ेगी ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी लेवल, हाँ। और तीसरा लेवल होता है मेटेरियलिटी लेवल ऑन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, ठीक है, या पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। मेटेरियलिटी लेवल फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैंक ऑडिट, आपने बैंक ऑडिट चैप्टर पढ़ा है ना, तो उसमें एडवांसेस क्या है? एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, ठीक है, और मटेरियल माना जाता है, नहीं माना जाता है? माना जाता है। तो जब हम बैंक ऑडिट करने जाते हैं तो हमें यह देखना होता है कि जो एडवांसेस बैंक के अंदर जितने भी है वो प्रॉपरली क्लासिफाइड है या नहीं है, उसके ऊपर एनपीए का प्रोविजन बना रखा है नहीं बना रखा है, ये इंडिविजुअली हमें क्या करना होता है? चेक करना होता है। इसे बोलते हैं पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए मेटेरियलिटी लेवल अलग से सेट करना, क्योंकि कंप्लायंस ऑफ लॉ से जुड़ा हुआ है। तो अगर बैंकिंग कंपनी ने प्रोविजन फॉर एनपीए नहीं बनाया हुआ एडवांसेस के ऊपर, तो वो अमाउंट कितनी भी क्यों ना हो, वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि वहां पर प्रोविजन बनना चाहिए, और बैंक ने अगर नहीं बना रखा तो रिपोर्ट क्वालिफाई होगी बेटा। अब ना वहां पर मुझे ओवरऑल मेटेरियलिटी लेवल देखना, ना मुझे वहां पर परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी देखना, ये अलग लेवल है। तो मेटेरियलिटी के 3 लेवल होते हैं, ओवरऑल, परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी, और एक पर्टिकुलर क्लास के लिए अलग से मेटेरियलिटी लेवल सेट करना, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में जानना है तो बेटा डिटेल में लेक्चर देखना पड़ेगा। अभी तो रिवीजन लेक्चर है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को तोते भी उड़ रहे होंगे कि ये क्या हो गया बेटा। जिन्होंने रट्टे मार मार के ऑडिट की है ना, उनको दिक्कत आती है। आपको इन बड़े चैप्टर में डर क्यों लग रहा है? आप ध्यान से देखना, ये जितने भी बड़े चैप्टर हैं बेटा, उनमें 80% चीजें रिपीट हो रही है, 3-4 चैप्टर को मिला के रिपीट हो रही है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिट प्रोसीजर, रैप, फैप, ये सब रिपीट हो रहे हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल। फिर आपको दिक्कत किस बात की आ रही है? क्योंकि आपने इन टॉपिक को समझा ही नहीं। ज्यादातर टीचर, मैं सभी टीचर की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर टीचर रट्टा मरवाते हैं, और रट्टा बेटा ट्रांजिशनल होता है, थोड़ी देर के बाद गायब हो जाता है। चीजें अगर आपने कॉन्सेप्चुअली समझी होती है ना, तो लॉन्ग लास्टिंग होती है। मेरा फोकस हमेशा इसी चीज पे रहता है कि मैं कॉन्सेप्चुअली वो चीजें करवाऊं। तो टाइम थोड़ा भले ही ज्यादा लगा लो, बट बच्चों को वो चीज पता होनी चाहिए, ताकि उसको सीए फाइनल में दिक्कत ना आए।
आज अगर आप सीए फाइनल के बच्चों से बात करोगे ना तो उनको सबसे ज्यादा डर पहले ग्रुप के अंदर कौन से पेपर में लगता है? ऑडिट में लगता है बेटा। इस बार का रिसेंट रिजल्ट उठा के देखो ना, रैंक होल्डर भी जो पास हुए ना 40-40 नंबर लेके पास हुए ऑडिट में, और रिव्यूज क्या आए हुए हैं यूट्यूब पे अगर आपने देखा होगा तो ऑडिट का पेपर टफेस्ट है इस बार का सीए फाइनल का। तो बेटा आईसीआई बड़ी सीरियस है ऑडिट को लेके। जितना सोच रहे हो ना कि रट्टा मार के हम पास हो जाएंगे, इतना आसान नहीं है ऑडिट को क्लियर करना। अगर 1000 में से रट्टा मार के 10 एक बच्चे पास भी हो जाएंगे तो बेटा 990 बच्चे फेल हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। अगर रट्टा मार के कोई बच्चा 90 नंबर ले आएगा, ऑडिट में 80 नंबर ले आएगा, टीचर उसकी फोटो तो लगा देगा, और कई बच्चे बस यही फोटो देख के चले भी जाते हैं। बट आप ये ध्यान रखना, रट्टा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, रट्टा सॉल्यूशन नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेटिलिटी के 3 लेवल होते हैं, ठीक बात है सर। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट है, प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर। हाँ, प्रोफेशनल कितनी अमाउंट को मटेरियल मानूं, ऑडिटर की जजमेंट है, प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर। टू सेट मटेरियलिटी लेवल। अब ऊपर वाली लाइन में आपको बता दिया कि मटेरियलिटी लेवल 3 होते हैं। अब वो कितने कितने सेट करने, कितने अमाउंट के सेट करने हैं, वो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा। बेसिकली ऑडिटर को यहां पर 2 जजमेंट दिखानी होती है। एक तो बेंचमार्क, बेंचमार्क का मतलब स्टैंडर्ड, और उसके ऊपर क्या अप्लाई करनी पड़ती है? परसेंटेज। जैसे एग्जांपल लेते हैं टर्नओवर, टर्नओवर का 1%, या एग्जांपल नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है उसका एग्जांपल 5%। तो टर्नओवर को बेंचमार्क उठाना है, नेट प्रॉफिट को उठाना है, टोटल इनकम को उठाना है, टोटल एक्सपेंस को उठाना है, परसेंटेज कितनी रखनी है डिपेंड करता है ऑडिटर के ऊपर। इट इज द मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ये तो ऑडिटर डिसाइड करता है, ठीक है। ओके, ध्यान रखना बिना मेटेरियलिटी के कभी भी ऑडिट प्लानिंग नहीं हो सकती और ना हम ऑडिट परफॉर्म कर पाएंगे, ये बात भी क्लियर है। मेटेरियलिटी का इंपैक्ट जो है वो किसके ऊपर आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी आता है, टोटल इनकम पे भी आता है, टोटल एक्सपेंडिचर पे भी आता है, एटसेट्रा। ये सब चीजें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये अप्लाई करने के बाद जो मेटेरियलिटी लेवल आएगा, ये यहां से हमने क्या सेट किया? मेटेरियलिटी लेवल। हाँ, ये हमारा मेटेरियलिटी लेवल आ गया। क्या बेंचमार्क रखना है, कितनी परसेंटेज अप्लाई करनी है, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक बात है। इट बिकम्स बेस, इट बिकम्स द बेस। ये किस चीज का बेस बनता है? कि मुझे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या रखने हैं, मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या रखने हैं, और मुझे आइडेंटिफाई कैसे करना है, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इट बिकम्स द बेस। रैप का मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फैप का मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब देखो मेरे को एक रिस्क मिला कि यहां पर गड़बड़ हो सकती है, बट हम हर रिस्क को कंसीडर नहीं करते, उसी रिस्क को कंसीडर करते हैं जो क्या हो, मटेरियल हो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। छोटी मोटी गड़बड़ मिलने के चांसेस तो हर जगह होंगे बेटा, बट हमें कौन सा कंसीडर करना है, कौन सा? मटेरियल। तो मटेरियलिटी लेवल सेट करने के बाद ही हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करने के लिए, असेस करने के लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, और उसके बाद हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर सेट करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर अजम्पशन लेके चलता है, ऑडिटर क्या लेके चलता है? कुछ अजम्पशन लेके चलता है, ठीक है। ऑडिटर एज्यूम्स, क्या चीज की अजम्पशन लेके चलता है? कि जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जो यूजर्स हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि इनको इस बात की नॉलेज है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको इस बात की नॉलेज है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की गई है, प्रिपरेशन, और इसकी जो ऑडिट हुई है बेस्ड ऑन मटेरियलिटी है, बेस्ड ऑन मटेरियलिटी है। हम ये मान के चलेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हैं उनको नॉलेज है किस चीज की, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है और इसकी जो ऑडिट हुई है वो बेस्ड ऑन मटेरियलिटी हुई है। मतलब हमने हर ट्रांजैक्शन को चेक नहीं किया और हर ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली नहीं दिखाया जाता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। किन ट्रांजैक्शन को सेपरेट दिखाया जाता है? जो मटेरियल होती है,
ऑडिट के दौरान भी हमारा फोकस किस पे होता है, मटेरियल में स्टेटमेंट पे होता है। हम ये मान के चलते हैं कि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस चीज की नॉलेज है। दूसरा, हम ये मान के चलेंगे कि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बिजनेस की भी नॉलेज है। नॉलेज ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस चीज का, शेयर होल्डर को पता होना चाहिए। ऑडिटर आगे थोड़ी समझाएगा कि नॉलेज ऑफ बिजनेस, नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, एक्टिविटीज एटसेट्रा, नॉलेज ऑफ बिजनेस आपको होनी चाहिए, ठीक बात है। यूजर्स को पता होना चाहिए कि कुछ इनहेरेंट अनसर्टेनिटीज होती हैं बिजनेस के अंदर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एग्जांपल, एस्टिमेट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी एस्टिमेट्स के बिना नहीं बन सकती। एग्जांपल, गोइंग कंसर्न जो आज प्रेजेंट है, हो सकता है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद ना हो, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। तो हम ये मान के चलते हैं कि यूजर को इन चीजों के बारे में पता होगा, ठीक बात है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेगा, इकोनॉमिक डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय यूजर्स। उसमें ऑडिटर कोई हेल्प नहीं करने वाला तुम्हारी। ऑडिटर सिर्फ आके ये बताएगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने रखी गई है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। अब शेयर होल्डर जो है वो ऑडिटर से नहीं पूछ सकते कि भाई साहब डिविडेंड 5% डिक्लेयर कर दे, सही रहेगा क्या। कहते सर ये तो आपकी जजमेंट है, हम कुछ नहीं कह सकते। इकोनॉमिक डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय यूजर्स, और इसमें ऑडिटर कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना, ठीक बात है। मैटेरियलिटी जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी डिफाइन करते हैं। मैटेरियलिटी डिफाइंड बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एग्जांपल हमारे AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिफाइन करता है कि हर उस आइटम को मटेरियल माना जाएगा जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना या ना होना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के डिसीजन को इंपैक्ट कर सकता है, उसे मटेरियल माना जाएगा। बट अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में डिफाइंड नहीं है तो क्राइटेरिया क्या रहेगा, फिर ऑडिटर कैसे जज करेगा कि ये आइटम मटेरियल है या नहीं है। अभी तो बताया, आइटम जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो आइटम क्या मानी जाएगी, मटेरियल मानी जाएगी। अगर कोई आइटम स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड है, स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर होना चाहिए, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होना चाहिए उसका, या स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर होना चाहिए उसका, तो वो आइटम क्या है, मटेरियल है। अगर कोई आइटम ऐसी है जिसके ऊपर यूजर का फोकस रहता है, यूजर इसके बारे में जानना चाहता है कि बताओ ये चीज कितनी हुई, फॉर एग्जांपल बताओ हमें हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, बताओ कि हमारी जो बिल्डिंग बिकी है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, एटसेट्रा। तो यूजर का फोकस है उस चीज के ऊपर, तो ये आइटम मटेरियल हो जाती है बेटा, जिसको यूजर देखना चाहता है। तो देखना चाहता है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और ऑडिटर बताएगा कि हर वो चीज जिसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये मटेरियल में स्टेटमेंट मानी जाएगी बेटा। ओके, तो ये पॉइंट आ गया क्लियर अपना। उसके बाद में यहां पर एक पॉइंट था कि यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मैटेरियलिटी डिसाइड करते हुए ऑडिटर क्या करता है, बेंचमार्क सेट करता है। अब ये बेंचमार्क टर्नओवर हो सकता है, नेट प्रॉफिट हो सकता है। तो बेंचमार्क डिसाइड करते हुए ऑडिटर किन किन बातों को ध्यान में रखता है, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या है, मतलब एक बात बताओ बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, अब कोई कंपनी है नई बन रही है, ठीक है, अब नई बन रही है तो उसमें सेल तो हो नहीं सकती, इनिशियल फेज में किस चीज पे खर्चा हो रहा होगा, जैसे सॉफ्टवेयर की कंपनी है तो इनिशियली खर्चा किस पे हो रहा होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। कोई फार्मा कंपनी है तो इनिशियली खर्चा किस पे हो रहा होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो मैं क्या करूंगा, मैटेरियलिटी लेवल किसका डिसाइड करूंगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टोटल खर्चा जितना हुआ उसका 5% सपोज करो। बट अगर मैं एक ऐसी कंपनी में जाता हूं जो एस्टैब्लिश्ड है, जहां पर रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस अब हो ही नहीं रहे,
तो क्या मैं वहां पर रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर को बेंचमार्क बना लूं? नहीं, क्योंकि वो एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसको बेंचमार्क कैसे बनाओगे? तो एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा यूजर का फोकस, अभी बताया ना, यूजर फोकस, यूजर जिस चीज को फोकस करना चाहता है उसको बेंचमार्क बनाना सही रहता है। तीसरा लाइफ साइकिल ऑफ एंटिटी, लाइफ साइकिल ऑफ कंपनी या एंटिटी। बेटा अगर आपने एसएम पढ़ी है तो एसएम के अंदर 4 लाइफ साइकिल होते हैं, 4 फेस होते हैं। लाइफ साइकिल तो एक ही होता है, 4 फेस होते हैं, बोर्न फेस, ग्रोथ फेस, मैच्योरिटी फेस और डेथ फेस। मुझे बताओ कंपनी का टर्नओवर सबसे ज्यादा कब होता होगा? मैच्योरिटी फेस पर। स्टेबल भी कब होता होगा? मैच्योरिटी फेस पर। ग्रोथ फेस पे भी टर्नओवर अच्छा होता है बट वो स्टेबल नहीं होता क्योंकि वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है। तो एम्ब्रियोनिक फेस पे यानी कि बोर्न फेस पे टर्नओवर कितना होगा? ना के बराबर। तो अगर मैं एक ऐसी कंपनी की ऑडिट करने जा रहा हूं जो अभी अभी बनी है, तो क्या वहां पर टर्नओवर को बेंचमार्क करना ठीक रहेगा? बेंचमार्क सेट करना ठीक रहेगा? नहीं। वहां पर किसको बेंचमार्क बनाना चाहिए? एक्सपेंसेस, क्योंकि अभी कंपनी नहीं बनी है तो वहां पर खर्चे क्या हो रहे होंगे? ज्यादा हो रहे होंगे। अच्छा, एक कंपनी ऐसी है जहां पर टर्नओवर कभी 200 करोड़ हो जाता है, कभी 500 करोड़ हो जाता है, डिपेंड करता है जी कितने ऑर्डर मिलेंगे। तो वोलेटिलिटी, अगर आइटम वोलेटाइल है, अगर आइटम वोलेटाइल है तो उसको कभी भी बेंचमार्क सेट नहीं करना चाहिए। बेंचमार्क का मतलब होता है एवरेज। तो जो चीज खुद ही एवरेज नहीं रह रही, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम, तो उसको कभी भी बेंचमार्क नहीं सेट करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ओनरशिप स्ट्रक्चर, ओनरशिप स्ट्रक्चर या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ये कुछ फैक्टर है जिसके बेस पर हमें बेंचमार्क सेट करना चाहिए, इनको कंसीडर करना चाहिए। ठीक है। यानी कि ओनरशिप में क्या आएगा, जो ओनर है वो क्या चीज चाहते हैं, वो क्या देखना चाहते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट आइटम क्या है, तो उसी को आप क्या बनाओ? बेंचमार्क बनाओ। ठीक बात है ना? ओके। तो ये कुछ पॉइंट थे। ये मैटेरियलिटी वाला टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो गया। नहीं, कंप्लीट तो नहीं हो, थोड़ा सा बाकी है। डॉक्यूमेंटेशन वाली बात तो लिखवाई दूं अभी। हाँ, उसके बाद में बेंचमार्क के बारे में हमने बात कर ली। बेंचमार्क में हम क्या क्या आइटम ले सकते हैं? प्रीवियस ईयर आइटम्स, करंट ईयर आइटम्स, हाँ ले सकते हो, बजटेड आइटम्स। ठीक है। और इन तीनों चीजों में हमें प्लस माइनस करना होगा अबनॉर्मल इवेंट्स को। आपने +2 में गुडविल की कैलकुलेशन की होगी पार्टनरशिप फर्म में, है ना? तो हम क्या करते थे, जैसे गुडविल निकालते थे, पास्ट के 5 ईयर्स का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आया है, तो लास्ट के 5 ईयर के प्रॉफिट में ना कुछ आपको एडजस्टमेंट दे रखी होती थी कि इसमें एक अबनॉर्मल लॉस है या अबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो हम क्या करते थे, अबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको लेस कर देते क्योंकि वो रिपीट नहीं होगा। अबनॉर्मल लॉस है तो उसको ऐड कर देते क्योंकि वो रिपीट नहीं होने वाला। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? जनरली यानी कि एवरेज बेसिस पे ऐसा होता है। तो अबनॉर्मल चीजों को हमेशा आइडिया लेस किया जाता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं है, वो आउट ऑफ स्टैंडर्ड चली गई। जो चीजें आउट ऑफ स्टैंडर्ड होती है वही तो अबनॉर्मल होती है। ओके। उसके बाद में रिवीजन इन मैटेरियलिटी लेवल। जो जितने भी मैटेरियलिटी लेवल है, क्या इसमें रिवीजन करना जरूरी होता है? जो हमने प्लानिंग फेज पर सेट किए थे, जो मैटेरियलिटी लेवल हमने प्लानिंग फेज पर सेट किए थे, सेट बाय ऑडिटर एट प्लानिंग फेज, हाँ। अब रिवीजन क्यों करनी पड़ रही है? जब हम ऑडिट परफॉर्म करने गए, वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट, हमारे सामने कुछ न्यू इंफॉर्मेशन आई। क्यों कुछ न्यू इंफॉर्मेशन आई? चेंज इन सर्क्यूमस्टांसिस हो गया, हाँ, एटसेट्रा, जिसकी वजह से ऑडिटर को फील होता है कि जो मैंने मैटेरियलिटी लेवल सेट किया था मुझे उसे क्या करना चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए। तो रिवीजन करनी चाहिए। जरूरी नहीं है जो मैटेरियलिटी लेवल आपने प्लानिंग फेज पे सेट कर दिया वो हमेशा से वही रहेगा। उसको क्या कर सकते हो? रिवाइज कर सकते हो अगर आपके सामने नई इंफॉर्मेशन आती है, अगर सर्क्यूमस्टांसिस में चेंज आते हैं। ठीक है, ओके।
उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंटेशन कर रखनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन किस चीज की? मैटेरियलिटी लेवल की। कितने मैटेरियलिटी लेवल? लेवल सेट बाय ऑडिटर एट प्लानिंग फेज। तीन सेट करते हैं, एक ओवरऑल, एक परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी और एक पर्टिकुलर या सिग्निफिकेंट मैटेरियलिटी। क्लास के लिए। एंड इन तीनों में अगर कोई रिवीजन की गई है तो रिवीजन ड्यूरिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। इन सब का आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ेगा ड्यूरिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। ये ध्यान रखना, इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास में होनी चाहिए। SA 320 अपना खत्म हुआ, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं SA 315 की तरफ। सर अभी तो पढ़ रहे थे, अभी पूरा कहां हुआ बेटा? चैप्टर बहुत बड़ा है ना। SA 315 320, हाँ 320 पूरा हो गया, 330 अभी भी बाकी है और 330 थोड़ा ही है, ठीक है। तो 315 क्या कहता है? ऑडिटर शैल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग of entity and its environment including internal control system and accounting system to assess the risk of material misstatement। ऑडिटर को क्या करना है? obtain the understanding of entity and its environment। तो कैसे मैं एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लूं, इसके एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लूं? तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? obtain the understanding about relevant industry। अब बताओ इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वेयर बाय सिमिलर फर्म ऑपरेट्स, ठीक है। इंडस्ट्री को हम एक तरीके से मार्केट भी बोल सकते हो। मार्केट के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ? वेयर बायर एंड सेलर मीट्स। तो इंडस्ट्री का मतलब है यहां पर कंपिटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है, कंपिटिटर कौन कौन है, कंपिटिटिव एनवायरनमेंट की नॉलेज लेना। बेटा सिंपल सी बात है, जहां पर कंपिटिटिव एनवायरनमेंट ज्यादा होगा वहां पर कभी भी कंपनी का प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। अब मान लो आप एक ऐसी कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो जिसमें नेट प्रॉफिट उनका बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी कि नॉर्मल नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 10-15% होना चाहिए, बट कंपनी कह रही है हमारा नेट प्रॉफिट तो 20% है। तो ऑडिटर के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इतने कंपिटिटिव एनवायरनमेंट में ये कंपनी काम कर रही है, जो ये प्रोडक्ट बेच रही है वो बहुत ही कंपिटिटिव प्रोडक्ट है, तो कंपनी एक सुपर प्रॉफिट कैसे कमा सकती है? क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा है, अगर मार्केट कंपिटिटिव होती है तो प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल होता है। सुपर प्रॉफिट कब होता है? जब एंटिटी क्या है, कहां का ऑपरेट कर रही हो? मोनोपोली में, डिओपोली में, ओलिगोपोली में, वहां ऑपरेट कर रही हो जहां पर कंपटीशन कम होता है। कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, फिर प्रॉफिट ज्यादा है, इसका मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा हो जाएगा। जरूरी है ये जानना। सप्लायर कौन कौन है, सप्लायर, बायर कौन है, कस्टमर कौन है, इनके इन सब की नॉलेज होनी जरूरी है, बेसिक नॉलेज, ठीक है ना, ताकि हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस कर सके। ठीक है, बात है बिल्कुल। उसके बाद हमें बेसिक नॉलेज लेनी चाहिए रेगुलेटरी एनवायरमेंट की।
रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, कौन कौन से लॉ आपके ऊपर अप्लाई होते हैं, अप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, अप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपके ऊपर कौन सा सेट होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी की ऑडिट करने जाता हूं जो कि लिस्टेड कंपनी है। अब लिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, सेबी एक्ट, तो मैं चेक करूंगा सेबी एक्ट को कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे। सर जो मेरी कंपनी है उसका फॉरेन एक्सचेंज भी है, मतलब उसका माल इंडिया से बाहर भी जाता है और बाहर से माल इंडिया में भी आता है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फेमा लगेगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो एज एन ऑडिटर मैं क्या चेक करूंगा, फेमा के कंप्लायंसेस भी चेक करूंगा और मैं ये भी चेक करूंगा AS11 उसके ऊपर सही ढंग से अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि मैनेजमेंट AS11 के अकॉर्डिंग प्रॉपर जो अमाउंट को रीस्टेट करना पड़ता है ना फॉरेन करेंसी को, वो प्रॉपर उसका डिस्क्लोजर कर रही है या नहीं कर रही है। हाँ, ये भी जानना जरूरी है। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी जानना जरूरी है, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। सर ये तो आप एसएम पढ़ाने लग गए, एसएम भी पढ़ाता हूं बेटा, बट अभी तो ये ऑडिट पढ़ो। इसमें बेसिकली आ जाता है इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट। अब बेटा अब बताओ, अगर रिसेंटली आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, रेपो रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और आपके कंपनी ने लोन नहीं रखा है, तो जो पीएनएल में इंटरेस्ट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। बढ़ तो रहा ही नहीं, जबकि रिसेंटली इंटरेस्ट रेट बढ़ा है इंडस्ट्री के अंदर। तो फिर एक डाउट क्रिएट होगा कि इन्होंने इंटरेस्ट को क्या दिखाया, गलत दिखाया। अब मैं क्या करूंगा, मैनेजमेंट से बात करूंगा कि मुझे क्या लग रहा है, रिस्क लग रहा है कि यहाँ पर आपने इंटरेस्ट रेट में क्या, इंटरेस्ट में क्या कर रखी है, गड़बड़ कर रखी है। मैनेजमेंट कहती है सर लोन दो तरह के होते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग रेट और एक होता है फिक्स रेट। हमारा जो भी लोन है वो फिक्स रेट वाला है। तो ऑडिटर कहता है ठीक है, मैनेजमेंट से मैंने इंक्वायरी तो कर ली, अब मैनेजमेंट कह रही है कि हमारा जो रेट है वो फिक्स रेट है, फ्लक्चुएटिंग रेट है ही नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़े चाहे घटे हम तो इतना ही देंगे, इसलिए हमारा इंटरेस्ट सेम आ रहा है पिछले साल के बराबर। तो भाई एक मिनट, मैनेजमेंट ने कहा है, आपने इंक्वायरी की, मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्स किया, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट भी तो कर लो। मैं क्या मांगूंगा, लोन एग्रीमेंट मांगूंगा। सर वो एक बार लोन एग्रीमेंट ले आओ, मैं देखना चाहूंगा कि वहां पर इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है। हाँ, तो रिस्क असेस करने के बाद ही तो डिसाइड करेंगे कि हमारा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या होना चाहिए। यही तो सारी चीजें कनेक्टेड है बेटा। अब कोई चीज अगर आप याद करोगे, कॉन्सेप्चुअली याद करोगे, तो उसका रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मैनेजमेंट से मैंने पूछा कि इंटरेस्ट रेट इस साल बढ़ा है, तो आपका इंटरेस्ट रेट पिछले साल के इंटरेस्ट रेट बराबर क्यों आ रहा है। मैनेजमेंट ने कहा कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लक्चुएटिंग है ही नहीं सर, हमारा लोन एग्रीमेंट जो है फिक्स रेट के ऊपर है। तो मैं क्या कहूंगा, लाओ मुझे फिक्स रेट वो लोन एग्रीमेंट दिखाओ। तो मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, मेरा अगला प्रोसीजर क्या होना चाहिए, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिस्क असेसमेंट के ऊपर, कि आपको रिस्क लगा या नहीं लगा, मैनेजमेंट ने क्या रिस्पॉन्ड किया। क्लियर है। ज्यादा डिटेल में समझना है तो बेटा डिटेल लेक्चर देखने चाहिए, ठीक है। बट अभी मुझे पता है ऑडिट वाले बच्चों की थोड़ी हवा टाइट रहती है, क्योंकि वही बात, थ्योरी सब्जेक्ट और इतना अच्छे से हमने पढ़ा नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा, अभी इतना समझते हैं, बाकी डिटेल में अगर कोई बात करनी है तो आप फोन पे भी कर सकते हो। उसके बाद आपको नॉलेज लेनी चाहिए, ऑब्टेन नॉलेज ऑफ एंटिटी, एंटिटी की नॉलेज लेनी चाहिए। सर एंटिटी की नॉलेज लेना मतलब, अरे भाई इनका बिजनेस क्या है, इनके ऑपरेशंस क्या है, इनका ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर क्या है, या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो आप इसका, ठीक है। इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, वेटसेट्रा, ये सब हमें चेक करने हैं। एक सिंपल सी बात समझिए ना बेटा, जैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर, हम पूछते हैं कि क्या आपकी कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हुए हैं, कहता हाँ, तो डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हुए तो हमें सेक्शन 73 से लेकर सेक्शन 76 तक के कंप्लायंस चेक करने पड़ेंगे। हमने पूछा क्या आपकी कंपनी के फाइनेंस के अंदर डिवेंचर भी है, क्या आपने डिवेंचर इश्यू किया है, कहता हाँ, तो हमें सेक्शन 71 का कंप्लायंस भी चेक करना पड़ेगा। लो में आपने पढ़ा है ना, डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा, ये सब चीजें चेक करनी पड़ेगी ना बेटा। तो डिपेंड करता है आपको एंटिटी की बिजनेस की नॉलेज है भी या नहीं है, पता तो होना चाहिए। फिर हमें नॉलेज लेनी होती है नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है आपकी वो और बता दो जी क्या है, क्योंकि हर बिजनेस की अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग अलग हो सकती है ना। हाँ, बस ऑडिटर ये इंश्योर करे कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपकी है वो क्या होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए एंड कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए।
कब कहा जाएगा एप्रोप्रिएट है? जब वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो या इंडस्ट्री की जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हो। अगर उससे डिफरेंट जा रही है तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है कि इन्होंने खुद की अकाउंटिंग पॉलिसी बना रखी है, अलग जा रहे हैं, तो अब हमें चेक करना होगा कि ये कितनी अमाउंट की गड़बड़ कर रहे हैं। अगर वो अमाउंट मटेरियल निकल के आती है तो हमें रिपोर्ट क्या करनी पड़ेगी? क्वालिफाई करनी पड़ेगी। ठीक बात है। इसके बाद अगली जो चीज जिसकी हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए, एंटिटी के ऑब्जेक्टिव। एंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है? बताओ स्ट्रेटजी किस लिए बनाई जाती है? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। बिजनेस रिस्क और स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? फेल हो सकती है। और बिजनेस एनवायरनमेंट में जब चेंज आए तो ऑब्जेक्ट को भी क्या करना पड़ सकता है? चेंज करना पड़ सकता है। हमें इन एवरी एंटिटी हैज ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज आर मेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। बट बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या आता है? चेंज आता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या आता है? चेंज आता है। आपने पढ़ा है ना इस समय में कि बिजनेस एनवायरनमेंट काफी होस्टाइल होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, इसमें चेंज आते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जब चेंज आता है तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव में या स्ट्रेटजीज में क्या करनी पड़ सकते हैं? चेंज करना पड़ सकता है। या तो हो सकता है हमें अपना ऑब्जेक्टिव ही चेंज करना पड़ जाए कि भाई ये वाला ऑब्जेक्टिव अब रेलिवेंट नहीं रहा, या हो सकता है ऑब्जेक्टिव सेम रखे बट हमें अपने स्ट्रेटजी में क्या करना पड़े? चेंज करना पड़े। तो ऑडिटर को इसकी भी नॉलेज लेनी चाहिए कि आपकी एंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी एंटिटी की स्ट्रेटजी क्या है, क्या आपने रिसेंटली उसमें कोई चेंज किया है। और एक बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क इज ब्रॉडर टर्म देन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है ना। बिजनेस रिस्क एक वाइड कॉन्सेप्ट है। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है? मेरे बिजनेस को रिस्क है, नुकसान हो सकता है। क्यों हो सकता है? ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो सकता है लीगल फाइन वगैरह मेरे ऊपर लग जाए, लो का फाइन वगैरह लग जाए, हो सकता है कि मेरी स्ट्रेटजी के अंदर मेजर चेंजेस करने हो और मैं भूल जाऊं, हो सकता है मेरी एसेट रिस्क पे आ जाए, ठीक है, हो सकता है फाइनेंशियल रिस्क में आ जाऊं मैं, कुछ भी हो सकता है। उसमें एक रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का भी। तो ऑडिटर का फोकस किस पे होना चाहिए? इस पे फोकस, इस पे होना चाहिए। कहता नहीं जी, मेरा फोकस किस पे होना चाहिए? इस पे। बिजनेस रिस्क का वो पार्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर सकता है? मटेरियली मिसस्टेटेड कर सकता है, तो हमें उस पे फोकस करना है। हमें सारे बिजनेस रिस्क को कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती। ठीक बात है, ओके। उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट क्या करती है? परफॉर्मेंस को मेजर करती है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, बाय मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हर साल हम अपने टर्नओवर को कंपेयर करते हैं, पिछले साल कितना था, इस साल कितना था। परफॉर्मेंस मेजरमेंट किस लिए? इससे क्या हो जाएगा? हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्यों सेट करते हैं? ताकि प्रेशर बने ऑन एंटिटी, कंपनी। अब फॉर एग्जांपल पिछले साल हमारा टर्नओवर 250 करोड़ का था, तो मैनेजमेंट ने टारगेट बना रखा है कि इस साल हमारा टर्नओवर 300 करोड़ होना चाहिए। तो जरूरी है ना बेटा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। मोटिवेट, ये क्या करता है? ये दो काम करता है। नंबर वन, ये मोटिवेट करता है, मोटिवेट टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस, द प्रेजेंट परफॉर्मेंस। जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने के लिए। अब बेटा देखो, एक आदमी सीए है, उसका बेटा जो है, यानी कि उस सीए ने कहा कि मेरा बेटा भी सीए बनेगा। अब उसका बेटा दिन रात एक कर रहा है, उसके ऊपर प्रेशर है कि मुझे सीए बनना है। अब वो प्रेशर उसे मोटिवेट करना है, मुझे सीए क्यों बनना है? क्योंकि मेरे फादर भी सीए, मुझे भी सीए बनना है, मुझे भी कुछ करके दिखाना है, अपने बाप की तरह करके दिखाना है। बट कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने बाप की होप के नीचे दब जाए। मोटिवेशन की जगह कई बार ये क्या कर देता है? ये उसको मजबूर कर देता है मिसस्टेटमेंट के लिए, मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेशर है। एंटिटी ने देखा, यानी कि सेल मैनेजमेंट ने देखा, सेल मैनेजर ने, कि टारगेट था, परफॉर्मेंस टारगेट था 300 करोड़ का, बट 250 करोड़ या 260 करोड़ ही टर्नओवर हुआ है। अब वो क्या करेगा? वो उसको जानबूझ के 300 करोड़ दिखाने की कोशिश करेगा। किस लिए? ताकि हम ये दिखा दे कि हाँ हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। नहीं तो मेरे को बाहर नहीं निकाल देंगे जॉब से कि तुमने परफॉर्मेंस का टारगेट अचीव नहीं किया, तुम निकलो, मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस में कमी है। इसलिए कई बार हम टर्नओवर को ज्यादा दिखाने के इच्छुक इसलिए होते हैं क्योंकि हमें परफॉर्मेंस टारगेट मीट करना होता है। तो ऑडिटर को ये फोकस करना होता है कि चेक करो भाई परफॉर्मेंस में, इनके परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल क्या क्या है, और कहीं उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं आ रही। और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बेटा, यानी कि प्लानिंग जो होती है वो कभी भी, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है,
ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हर साल हमें बिजनेस की रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की नॉलेज लेनी होती है। आपके एंटिटी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कोई चेंज आया तो नहीं आया, आपके ऑब्जेक्टिव में कोई चेंज आया, स्ट्रेटजी में कोई चेंज आया, परफॉर्मेंस मेजरमेंट में कोई चेंज आया, ये इसकी कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन होती रहनी चाहिए। इसके बेस पर हम क्या करते हैं बताओ, इन सभी के बेस पर हम क्या करते हैं, हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट करते हैं। ये ले, ये ऑब्जेक्टिव है। ये इतना सारा काम हमें क्यों करना है, ताकि हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सकें, असेस कर सकें और उसके बेस पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर प्लान कर सकें। तो ये वाला टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। तो अब अगला टॉपिक अपना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, आईसीएस होता क्या है। तो सबसे पहले आईसीएस क्या है, एक पॉलिसी है, एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, कुछ भी बोल सकते हो आप, प्रैक्टिस भी बोल सकते हो। आईसीएस एक प्रोसेस है जिसको डिजाइन करता है, इंप्लीमेंट करता है और मेंटेन करता है मैनेजमेंट। मेंटेन कौन करता है, मैनेजमेंट, एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज द प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर डिजाइन्ड, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस। It provides reasonable assurance. It provides reasonable assurance about the achievement of entity's objective. कोई भी काम करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट होता है ना, हाँ, एंटिटी के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से ऑब्जेक्ट, जितने भी हमारे ऑपरेशन है वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली कंडक्ट होंगे, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑपरेशंस, एसेट्स हमारी सेफ गार्ड रहे, सेफ गार्ड टू दी एसेट्स ऑफ कंपनी। बिजनेस करते हुए जो भी कंप्लायंसेस हो वो सारे के सारे हम करें ताकि हमारे पर फाइन ना लग जाए। कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, हमारी जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल रहे, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंश्योर करता है कि आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसी के बाद एक वर्ड और भी आता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम, आईएफसी। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में आपने पढ़ा होगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक वास्ट वर्ड है बेटा, इसमें फाइनेंशियल कंट्रोल भी आते हैं, इसमें नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल भी आते हैं। आईएफसी कौन से एरिया हो गया बताओ, जिसमें फाइनेंशियल कंट्रोल्स की बात करेंगे हम। आईएफसी भी सेम है, ये भी प्रोसेस डिजाइन्ड, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय मैनेजमेंट है एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस है, जो रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑपरेशन इफेक्टिव रहेंगे, एफिशिएंट रहेंगे, एसेट सेफ रहेंगी, कंप्लायंस ऑफ लॉ करेंगे, रिलायबल रहेंगी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक चीज और एडिशन में आ गई जिसकी वजह से ये डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है, और वो एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ फ्रॉड, करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग फ्रॉड। इंक्लूडिंग फ्रॉड। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का, आपने एक वर्ड यूज किया सर यहां पर कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, रीजनेबल एश्योरेंस, मतलब नॉट 100%। वाई ओनली रीजनेबल एश्योरेंस? ड्यू टू सम इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम।
इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना भी रोबस्ट क्यों ना हो, आपने कितना भी अच्छा उसको क्यों ना बनाया हो, वो कभी भी 100% अश्योरेंस नहीं दे सकता कि आपके एंटिटी के सारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। और इसके पीछे वजह है, और इसकी वजह क्या क्या है बेटा? सबसे पहले वजह आपकी क्या रहेगी? पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन एरर, यानी कि इसको हम नाम दे सकते हैं ह्यूमन जजमेंट कैन बी फॉल्टी। ह्यूमन जजमेंट कैन बी फॉल्टी, जिससे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या आ सकता है? ब्रेक डाउन इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कि भाई आदमी से गलती तो हो सकती है, और गलती से कंट्रोल्स यानी कि रूल्स क्या हो सकते हैं? ब्रेक हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है जानबूझ के किया हो, कोल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज या पर्सन। अब इसका बड़ा कॉमन एग्जांपल क्या रहता है बेटा? कोल्यूजन का मतलब मिली भगत, सब मिल गए। सेग्रीगेशन ऑफ इनकम्पैटिबल फंक्शन हमने सबने सुना हुआ है कि अगर कोई काम ऐसा है जिसको अलग, अगर हमने एक ही बंदे को करने को दे दिया कि ये सारा काम तुम ही करोगे, तो गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वो अकेला बंदा गड़बड़ करेगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि उससे एग्रीगेट करने के बजाय सेग्रीगेशन कर दे। इसे हम बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ इनकम्पैटिबल फंक्शन। डिटेल लेक्चर में समझाता हूं मैं, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हो या मेरे डिटेल लेक्चर देख सकते हो। बट मान लीजिए मैंने किसी काम को 4 बंदों में बांट दिया। फॉर एग्जांपल स्टोर ए बंदा संभालेगा, सेल बी बंदा करेगा, कैश कलेक्शन सी बंदा करेगा, और डी बंदा साल के एंड पे आके फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा कि माल पूरा है या नहीं है। ये चारों बंदे अगर आपस में मिल जाए तो फिर आप उस फ्रॉड को कैसे रोकोगे? ठीक है, तो कोल्यूजन अमंग एम्प्लॉय में क्या होता है कि हमने सेग्रीगेशन ऑफ इनकम्पैटिबल फंक्शन कर दिया था, बट जिनके बीच में काम बांटा है वो चारों आपस में मिल गए। अब बताओ कंट्रोल क्या करेगा? कंट्रोल तो फेल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। गलती क्यों होती है, या कई बार हम जानबूझ के उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्पस ऑफ कंट्रोल। हमें पता ही नहीं है कि कंट्रोल या ये रूल क्यों बनाया गया है, और कल को अगर हमने ये रूल फॉलो नहीं किया तो क्या नुकसान हो सकता है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्पस ऑफ कंट्रोल, जिसकी वजह से हम उस कंट्रोल को सीरियसली फॉलो ही नहीं करते। ब्रेक हो भी गया तो भी हम कहते जाने देना यार, क्या फर्क पड़ता है। जैसे हम हेलमेट नहीं लगाते, कई बच्चों को पर्पस ही नहीं पता, तो उनको लगता है कि हेलमेट लगाने से क्या होता है, हेलमेट लगाने से चालान नहीं कटता, जबकि हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या सिर्फ आदमी यानी कि इंप्लॉय की जजमेंट फॉल्टी हो सकती है? बताओ, मैनेजमेंट क्या कर सकती है? मैनेजमेंट जजमेंट वो भी तो गलत हो सकती है। ओवर कंट्रोल्स, मैनेजमेंट कंट्रोल बनाने में कहां इंटरेस्टेड होती है? जहां उसको रिस्क ज्यादा नजर आए। ठीक है, हो सकता है मैनेजमेंट ने एक एरिया को क्या कंसीडर किया हो? लेस रिस्की कंसीडर किया हो, इसलिए हमने यहां पर कंट्रोल ही नहीं बनाए, या हमने ज्यादा सीरियस कंट्रोल नहीं बनाए। लेस रिस्की एरिया इज कंसीडर्ड, बट इनफैक्ट ये क्या था? हाई रिस्की एरिया था। इनफैक्ट मोर रिस्की, जितना आप सोच रहे थे उससे ज्यादा रिस्की एरिया था ये, बट मैनेजमेंट ने इसे क्या कंसीडर किया? कम रिस्की, इसलिए यहां पर कंट्रोल ही नहीं बनाए या लेस कंट्रोल बनाए। अब बताओ क्या कर लोगे? हर किसी की जजमेंट अलग अलग हो सकती है ना, तो मैनेजमेंट की जजमेंट में वो एरिया कम रिस्की था। जब चोट लग जाएगी, जब नुकसान हो जाएगा, तब अगली बार कंट्रोल बना लेंगे। तब तक के लिए तो बेटा कैसे एश्योरेंस दे 100%, है ना। स्मॉल एंटिटीज में कभी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव नहीं हो सकता। स्मॉल एंटिटीज में लेस इंप्लॉइज होते हैं, जिसकी वजह से सेग्रीगेशन ऑफ इनकम्पैटिबल फंक्शन, जो कि एक इंपॉर्टेंट टूल होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बंदे ही नहीं है। लेस इंप्लॉय ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ इनकम्पैटिबल फंक्शन, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मोर ओवर स्मॉल एंटिटी में ओनर और इंप्लॉई सेम बंदे होते हैं,
मैं ही मालिक हूं और मैं ही काम करने वाला बंदा हूं, तो मैं खुद के ऊपर कंट्रोल क्यों बनाऊंगा? कंट्रोल हमेशा दूसरों के लिए बनते हैं, ठीक है। और लास्ट, मैनेजमेंट में ओवरराइड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल अभी बताया ना दूसरों के लिए होते हैं, मैनेजमेंट खुद के लिए थोड़ी कंट्रोल बनाती है, और मैनेजमेंट कंट्रोल को बाईपास कर भी दे तो उसको कौन रखने वाला है? ओवरराइड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो ये 6 रीजन है जिसकी वजह से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कभी भी 100% अश्योरेंस नहीं दे सकता। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्या हर कंट्रोल रेलिवेंट होता है ऑडिट के लिए? एवरी कंट्रोल इज नॉट रेलिवेंट फॉर ऑडिट। हर कंट्रोल ऑडिट के लिए रेलिवेंट नहीं होता। तो जो कंट्रोल रेलिवेंट नहीं है, कंट्रोल रेलिवेंट 2 हिस्सों में बांट दिया, कंट्रोल रेलिवेंट फॉर ऑडिट, नॉट रेलिवेंट। तो ऑडिटर को इसको फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड टू फोकस। फोकस किसको करना है? इसको, जो कंट्रोल ऑडिट के लिए रेलिवेंट हो, फोकस। अच्छा, कौन से ऐसे कंट्रोल है जो ऑडिटर के लिए ऑडिट के लिए रेलिवेंट होते हैं? तो सबसे पहले समझिए, कंट्रोल ओवर दी सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स, सेफ गार्ड ऑफ दी एसेट्स। एसेट्स की सेफ्टी के लिए जो कंट्रोल बनाए गए हैं, क्योंकि एसेट्स कहाँ आती है? बैलेंस शीट पे आती है और मेजर आइटम होती है, तो इसके लिए कंट्रोल तो हमेशा ही ऑडिटर के लिए रेलिवेंट रहेंगे। कंट्रोल ओवर द कंप्लायंस ऑफ लॉ, कंप्लायंस ऑफ लॉ, ये भी ऑडिटर के लिए रेलिवेंट रहते हैं। उसके बाद कंट्रोल ओवर द कंप्लीटनेस, एंड एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, उसके बाद वो कंट्रोल जो एक मटेरियल आइटम से रिलेटेड हो, प्लस जहां पर रिस्क हाई हो, प्लस जहां पर एंटिटी का साइज या उसकी वो आइटम कॉम्प्लेक्स नेचर की हो, साइज ऑफ एंटिटी कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो, एटसेट्रा। ये सब एरिया क्या होते हैं? ज्यादा कंट्रोल, जहां पर कंट्रोल ज्यादा होने चाहिए, और ऑडिटर के लिए ये एरिया क्या होता है? ज्यादा रेलिवेंट होता है। तो ऑडिटर के लिए सभी कंट्रोल रेलिवेंट नहीं होते, वही एरिया रेलिवेंट होंगे। नंबर 1 जो एसेट से रिलेटेड है, कंप्लायंस ऑफ लॉ से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, जहां पर आइटम मटेरियल हो, जहां पर रिस्क ज्यादा हो, जहां पर आइटम कॉम्प्लेक्स नेचर की हो, जहां पर नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता हो, ठीक है, ओके। उसके बाद में हमें रिस्क असेसमेंट कैसे करनी चाहिए? वो तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के थ्रू करनी चाहिए, तो हमें पता ही है। अगला टॉपिक जो ज्यादातर बच्चों को परेशान करता है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 1-2 बार जब भी एग्जाम में आया, बस इसने कंपोनेंट की हेडिंग पूछी है, कभी डिटेल में पूछा नहीं। तो अगर लॉटरी क्वेश्चन आ गया तो हेडिंग पूछेगा, तो अपन 5 हेडिंग लिख देंगे आराम से इसकी। सबसे पहली हेडिंग बनती है इसकी, ए कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहली बात तो आती है मैनेजमेंट, कि आपकी मैनेजमेंट कितनी ईमानदार है, वो एथिकल है या नहीं है। उसका एटीट्यूड, मैनेजमेंट का एटीट्यूड, मैनेजमेंट की अवेयरनेस, एटसेट्रा। कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है ये सेट करता है ऑर्गेनाइजेशन की टोन या कंट्रोल्स की टोन, सेट्स द टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्फ्लुएंसेस द
कंट्रोल्स। बेटा आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितने भी अच्छे क्यों ना बनाए हो, बट अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दम तोड़ देगा। मेरी इस बात का क्या मतलब है, इसके लिए आपको मेरे डिटेल लेक्चर लगाने चाहिए, ठीक है, या अगर आपको समझना है तो आप मुझसे फोन पर भी समझ सकते हो, ठीक। इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, एलिमेंट्स कंट्रोल एनवायरनमेंट में किसी भी एनवायरनमेंट, जैसे हमने एसएम में पढ़ा होगा ना बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट क्या होते हैं, कस्टमर आ गया, सप्लायर आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, पॉलिटिकल आ गया, फाइनेंस आ गया, ये सब चीजें आती है ना। तो एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट या एथिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो कितनी इंटेग्रिटी वाली है, ईमानदार है, और कितनी एथिकल है। कंपिटेंस, कंपिटेंस, जो जॉब असाइन की गई है बंदों को वो उनकी कंपिटेंसी के अकॉर्डिंग असाइन की गई है नहीं गई है। देखो बेटा एक मशीन का काम है तो वो काम इंजीनियर ही करेगा, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं दे सकते, नहीं तो गड़बड़ होगी। अगर आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर इंजीनियर को बिठा दिया तो गड़बड़ होने के चांसेस क्या है, ज्यादा रहेंगे। तो यहां पर कंपिटेंस का मतलब क्या है, राइट पर्सन को राइट जॉब असाइन की गई है या नहीं की गई, राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। अगर राइट पर्सन को राइट जॉब नहीं दोगे तो गड़बड़ होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है बेटा। अब एक एमबीए बंदों को अगर आपने कंप्लायंस के ऊपर बिठा दिया तो बेटा नॉन कंप्लायंस होने का रिस्क ज्यादा रहेगा, क्योंकि एमबीए बंदे को कंप्लायंसेस कितनी नॉलेज नहीं होती। कंप्लायंस की सबसे ज्यादा नॉलेज किसको होगी, सीएस को, उसके बाद कंप्लायंसेस की सबसे ज्यादा नॉलेज किसको होती है, सीए को। तो बेटा राइट पर्सन को राइट जॉब दो, नहीं तो कंप्लायंस रिस्क बढ़ जाएगा आपका। अच्छा इसका मतलब ये है बिल्कुल। इंडिपेंडेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इंडिपेंडेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर मान लीजिए मैनेजमेंट के पास अच्छे खासे शेयर है, मतलब मैनेजमेंट शेयर होल्डर भी है, तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ होने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहेंगे। मैनेजमेंट हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करके अपने शेयर के प्राइस को बूस्ट करना चाहेगी। तो ये देखना होता है कि मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है, एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, और वो कितना इन्वॉल्व होती है डिसीजन मेकिंग में एटसेट्रा। ओके, मैनेजमेंट की सोच क्या है, मैनेजमेंट फिलोसफी, मैनेजमेंट की सोच क्या है, किस चीज को लेके, बिजनेस रिस्क को लेके। अब देखो कोई बिजनेस रिस्क कम करना चाहता है, या कोई कहता है कि जितना ज्यादा रिस्क होता है उतनी ज्यादा रिटर्न होती है, ठीक है। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेके, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेके फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट की सोच है कि सर हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में थोड़ा सा टर्नओवर कम दिखाना होता है जी, ताकि हम जीएसटी ना दे या टैक्स कम करें। इस तरह की सोच है तो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ कर रखी होगी, नहीं कर रखी होगी, ठीक बात है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, होल्डिंग सब्सिडरी कौन है, रिलेटेड पार्टी कौन है। अब देखो मान लीजिए कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज है, अच्छा एक ओनरशिप भी, कंपनी के प्रमोटर वगैरह जो है वो कंपनी को सेल, कंपनी के साथ सेल परचेज करते हैं, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी की भी है, कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, उनके साथ ट्रांजैक्शन होती है। तो बेटा रिलेटेड पार्टी के साथ जब ट्रांजैक्शन होती है तो वहां पर फ्रॉड का रिस्क क्या होता है, ज्यादा होता है। ये चीज हमें पता है ना, हाँ तो ये सब चीजें कंसीडर करनी होती है बेटा। ओके, बी एलिमेंट जो आता है वो आता है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ये क्या होता है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी to identify and assess the business risk, कि वो बिजनेस रिस्क को, अभी पढ़ा है ना, बिजनेस रिस्क एक वाइडर टर्म है कि मेरा बिजनेस फेल हो सकता है, उसमें रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट तक छोटा सा पार्ट है। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करे, असेस करे एंड मेक पॉलिसी, एंड मेक पॉलिसीज। अब यहां पर पॉलिसीज का मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही है बेटा, एंड मेक पॉलिसीज यानी कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू रिड्यूस द बिजनेस रिस्क, कि वो बिजनेस रिस्क को कम करे टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। तो ऑडिटर को ईआरएम की भी नॉलेज लेनी चाहिए। अभी पढ़ा ना बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, आपका बिजनेस रिस्क कितना है, उससे हमें ये देखना होगा इसमें से कौन सा बिजनेस रिस्क ऐसा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इंपैक्ट डालता है, और हमें उसी रिस्क को फोकस करना है, ये उसी की बात कर रहा है। सी आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम।
अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? जो डेटा को प्रोसेस करके किस में कन्वर्ट कर देता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है भाई साहब, आपकी कंपनी में सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन कौन कौन सी है? कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो ज्यादा अमाउंट की होती है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है? और जो सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है उसका प्रोसीजर क्या है? उन ट्रांजेक्शन को प्रोसीजर फॉर इनिशिएशन, इन ट्रांजेक्शन को इनिशिएट कैसे किया जाता है, प्रोसेस कैसे किया जाता है, ट्रांसफर कैसे किया जाता है, स्टोर कैसे किया जाता है, एटसेट्रा। इन सबके कौन कौन से रिकॉर्ड्स, इन सबके मुझे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अगर देखने हो तो वो कौन कौन से आप मेंटेन करते हो और कहां मेंटेन करते हो? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। कंट्रोल्स, अच्छा, इनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है इन ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए? जैसे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और इनके ऊपर कंट्रोल, ताकि इनके ऊपर कोई गड़बड़ ना हो जाए। कंट्रोल्स, कंट्रोल किस चीज के लिए? ट्रांजेक्शन के इनपुट के लिए, प्रोसेस के लिए, इनकी शेयरिंग के ऊपर, ताकि गलत ट्रांजेक्शन प्रोसेस ना हो जाए, ठीक है, गलत ट्रांजेक्शन ट्रांसफर ना हो जाए, एटसेट्रा। उसके बाद डी आता है, ये सारी चीजें कंसीडर करने के बाद आता है कंट्रोल एक्टिविटीज, इसको हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। अब बनती है कंट्रोल एक्टिविटीज, पॉलिसीज। ध्यान रखना, जो सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है, यानी कि हर रिस्क जो होता है, रिस्क दो तरह के होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब दोबारा आ गया। रिस्क जो है वो दो हिस्सों में बांट दिया हमने, एक जो सिग्निफिकेंट होता है, एक अदर देन सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट, एक ओवरऑल रिस्क। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? जो बहुत ज्यादा खतरनाक है कि भाई ये वाला रिस्क तो अगर मेटेलाइज हो गया तो तगड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कौन से रिस्क को सिग्निफिकेंट रिस्क की डेफिनेशन में डालते हैं? जहां पर फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, जहां पर रिसेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसेंट चेंजेस हुए हो इन लॉ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एटसेट्रा। जो ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी होती है, ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, वो सिग्निफिकेंट रिस्क में आती है। और जहां पर मैनेजमेंट की जजमेंट ज्यादा यूज होती है, मैनेजमेंट की जजमेंट का ज्यादा यूज होता है और मैनेजमेंट के एस्टिमेट ज्यादा यूज होते हैं, वहां पर गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन जो होती है, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस पर कभी भी कंट्रोल नहीं बनाए जा सकते, कंट्रोल बनते हैं रेगुलर ट्रांजैक्शन पे, ठीक है। तो यहां पर रिस्क हमेशा क्या रहता है? ज्यादा रहता है। और जो कॉम्प्लेक्स नेचर की ट्रांजैक्शन होती है वो, उसमें गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, ये कुछ एरियाज है जिनको हम सिग्निफिकेंट रिस्क की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। उसके बाद ई पॉइंट, लास्ट एलिमेंट, मॉनिटरिंग। कंट्रोल्स बनाने के बाद मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो उसकी मॉनिटरिंग करे। मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑन ऑनगोइंग बेसिस, कॉन्टिन्यूअस बेसिस। इसको हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट करवाते रहो भैया, सीधी सी बात है। या तो आप एक सीए को अपॉइंट करो इंटरनल ऑडिट के लिए, या आप एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर सकते हो, जो इसका काम ये होता है कि टाइम टू टाइम नजर रखे कि हमारे कंट्रोल में कहीं कोई कमी तो नहीं आ गई है। कमी आ गई है तो उस कमी को दूर करना, और अगर कोई नया रिस्क राइज हुआ है तो उसके लिए नए कंट्रोल्स बनाना और मैनेजमेंट को सजेशन देना और रेमेडियल एक्शन लेना, एंड टेकिंग रेमेडियल एक्शन, रेमेडियल एक्शंस जहां जहां जरूरी हो। ये 5 एलिमेंट है बेटा। इन 5 एलिमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 5 नंबर के लिए, 5 मार्क्स के लिए। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? तो ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिसको काफी बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको नोट्स बना के कर दिया, इतना भी अगर आप लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे बेटा। उसके बाद अगला टॉपिक जो आता है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के लिए, कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए। व्हाई? बेनिफिट्स ऑफ रिव्यू या इवैल्यूएशन। क्यों मैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करूं? 10 फायदे हैं। सबसे पहले हमें यह पता लग जाएगा कौन सा एरिया वीक है, और बेटा जो एरिया वीक होता है ना, इसका मतलब वहां पर कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है। कंट्रोल्स आर
नॉट इन ऑपरेशन, नॉट इन ऑपरेशन। इन शॉर्ट मैनेजमेंट अपना फंक्शन ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही है। मैनेजमेंट नॉट डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन। इन शॉर्ट आपका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है वो फंक्शनिंग में नहीं है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नॉट इन फंक्शन, वो काम नहीं कर पा रहा है। और हम मैनेजमेंट को क्या दे सकते हैं? सजेशन दे सकते हैं, सजेशन टू इंप्रूव, कि आपको अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे इंप्रूव करना चाहिए। एक के साथ 5 फायदे, ठीक है। जहां वीक एरिया होगा वहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होगा? हाई होगा, हमें यह पता लग जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग हम अपनी ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट डेप्थ कितनी रखनी चाहिए, एंड हमें अपने ऑडिट प्रोसीजर्स कितने रखने चाहिए, कैन बी प्लान्ड, कैन बी प्लान्ड। सही बात है। इससे हमें यह पता लग जाएगा, देखो जहां जहां इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होता है वहां वहां इंटरनल एविडेंसेस क्या होते हैं? लेस रिलायबल होते हैं। इंटरनल रिपोर्ट्स या एविडेंसेस रिलायबिलिटी, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो लेस रिलायबल होते हैं। तो ऑडिटर को यह पता लग जाता है कि इंटरनल रिपोर्ट जो है, एविडेंस जो है वो रिलायबल है या नहीं है, मुझे कितने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी चाहिए, कहां पर रिस्क ज्यादा है, मुझे मैनेजमेंट को क्या सजेशन देनी चाहिए, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो फंक्शनिंग में है या नहीं है, मैनेजमेंट अपना फंक्शन ढंग से डिस्चार्ज कर रही है नहीं कर रही है, कंट्रोल ऑपरेशन में है या नहीं है, और कौन कौन से एरिया वीक है। तो ये कुछ फायदे हैं जिसके कारण ऑडिटर जो है ये सारे बेनिफिट अचीव करता है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इवैल्यूएशन इसलिए जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। सर आपने तो सही कहा कि हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए, उसके इतने सारे फायदे आपने बता दिए। अब हमें यह बताओ रिव्यू करे कैसे? टेक्निक्स फॉर द इवैल्यूएशन या रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो बेटा टेक्निक तो बहुत सारी है, आपके सिलेबस में 4 है तो अपन 4 ही करेंगे। सबसे पहली टेक्निक आती है नरेटिव रिकॉर्ड, नरेटिव रिकॉर्ड टेक्निक। इसमें हम मैनेजमेंट को कहते हैं, हमें आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझना है, इसको रिव्यू करना है। तो मैनेजमेंट ने एक मोटी बुकलेट बना रखी होती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसको एक्टिविटी को करने का प्रोसीजर क्या है, इसे हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल मैनुअल। ये कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव स्टडी होती है, एग्जॉस्टिव स्टडी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। पूरा पूरा पढ़ो बेटा। इसमें तो फाइनेंशियल कंट्रोल भी आ गए, नॉन फाइनेंशियल भी आ गए। कहता हाँ सारा पढ़ लो, ठीक है, बट बेटा इतना आसान नहीं होता, इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? नॉट इजी टू कंप्रीहेंड द एंटायर, कंप्रीहेंड करना मतलब समझना, डिटेल में समझना, कंप्रीहेंड द एंटायर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इतना इजी नहीं है। नॉट इजी टू आइडेंटिफाई द गैप्स, ऑल गैप्स, पूरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कहां कहां कमी है ये हम स्टडी नहीं कर सकते। रीजन क्या है? टाइम ही नहीं होता ना बेटा इतना तो, ठीक है। और जैसे ही रीशफलिंग होती है ऑफ पर्सनल या एम्प्लॉइज, तो फिर कंट्रोल क्या होते हैं? रिवाइज हो जाते हैं, फिर दोबारा स्टडी करो। तो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इतना सूटेबल नहीं है। हाँ सूटेबल है फॉर स्मॉल बिजनेस, अगर बिजनेस स्मॉल है, सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, क्योंकि वहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम छोटा ही होगा, तो वहां पर पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्टडी करना थोड़ा आसान हो जाता है। बट अगर कंपनी बड़ी है
तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है, हमारे पास ऑडिट के लिए टाइम कम होता है। आप कह रहे हो पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ लो, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता बेटा। दूसरा जो हमारे पास टेक्निक अवेलेबल होती है वो होती है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट इसमें जो प्रिंसिपल होता है, एंगेजमेंट पार्टनर जो होता है वो एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाकर किसको देता है, एंगेजमेंट टीम को देता है। लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाकर एंगेजमेंट टीम को देता है, मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम। जब एंगेजमेंट टीम ऑडिट परफॉर्म कर रही होती है, वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट, तो आपको इस चेकलिस्ट को फिल करना है। फिल द चेकलिस्ट। इसमें आंसर होगा नोट, यस, नो, नॉट अप्लीकेबल। तीन ही आंसर होंगे, क्या ऐसा है, हाँ, ना, और अगर एक क्वेश्चन अप्लीकेबल ही नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल। ये तीन आंसर होंगे। ये लिस्ट फिल करने के बाद आपको एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करनी होती है, ये मेल करनी होती है, ईमेल। और एंगेजमेंट पार्टनर इसको स्टडी करेगा। अगर एंगेजमेंट पार्टनर को लगता है कि कहीं पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में लैक है तो वो उसके अकॉर्डिंग ऑडिट प्लान या प्रोग्राम को रिवाइज करके आपको भेज देगा। और ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा, जो ये आपने आंसर चेकलिस्ट फिल करके मैनेजमेंट के पास भेजी है, मैनेजमेंट नहीं सॉरी एंगेजमेंट पार्टनर के पास भेजी है, वो कंसीडर करता है, कंसीडर रिवीजन इन ऑडिट प्रोग्राम, कि मुझे ऑडिट प्रोग्राम में कोई रिवीजन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस चेकलिस्ट। ठीक है, बट बेटा इसमें ना कोई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछना ही भूल गए तो आर्टिकल उसका आंसर भी नहीं देगा और मतलब वो एरिया स्किप हो जाएगा, तो इसके चांसेस थोड़ा रिस्की एरिया रहता है चेकलिस्ट वाला। तो इसकी जगह थोड़ा होता है क्वेश्चनेयर, सिमिलर सा लगेगा बट थोड़ा अलग है, क्वेश्चनेयर टेक्निक। इसमें क्या होता है, जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है, एंगेजमेंट पार्टनर जो होता है वो एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाएगा, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाएगा, और ये जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है इसको आंसर करने के लिए किसको देगा, मैनेजमेंट को, इंप्लॉइज को, इनको देंगे। यानी कि मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम को नहीं दूंगा कि तुम आंसर करना, कहता नहीं नहीं नहीं, मैनेजमेंट को दे देंगे तुम आंसर करो। आंसर टू बी आंसर्ड, और यस नो नॉट एप्लीकेबल में नहीं, टू बी आंसर्ड इन कंप्रीहेंसिव फॉर्म, डिटेल में। ध्यान रखना जहां जहां नो आया, जहां जहां जवाब नो आएगा तो ये डिनोट करेगा, डिपिक्ट करेगा हाई रिस्की एरिया को, कि यहां पर गड़बड़ होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। और इस लिस्ट के आंसर के हिसाब से ऑडिटर क्या करता है, अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर प्लान करता है। ठीक है, प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर इस लिस्ट के आने के बाद। ये सबसे ज्यादा यूज होता है बेटा, क्योंकि इसमें कोई हम पूछना भूल जाएंगे वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट सारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंप्रीहेंसिवली फॉर्म में हमें बता देगा। और लास्ट आता है फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट टेक्निक। ये इसमें ग्राफिकली हम डिजाइन करते हैं, ग्राफिकल फ्लो, ग्राफिकल फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है इसके अंदर। ये बनाने में टाइम तो लगता है बट इसको बर्ड आई व्यू, बर्ड आई व्यू इसका मतलब इजी टू फोकस, इजी टू फोकस ऑन द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन कैसे फ्लो करती है, ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म कैसे होती है, हम इजीली देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू। फोकस ऑन फ्लो ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, और अगर हम इजीली किसी फ्लो को देख सकते हैं तो बहुत इजीली ये भी देख सकते हैं कि कहां पर वीकनेस है और कहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है। तो टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होती है, बट ये कंसाइज वे हो जाती है, कंसाइज्ड, मोस्ट कंसाइज्ड वे टू एक्सप्रेस द कंट्रोल या प्रोसीजर।
ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन लाइन में बताए, इन 3-4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इनहेरेंट लिमिटेशन, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करने के बेनिफिट और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करने की टेक्निक। इन 4 में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आएगा, लिख के ले लो बेटा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट पोर्शन अब आपका रह गया इसके अंदर, कि अगर मैं ऑडिट प्रोसीजर की बात करूं, ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करूं, तो ऑडिट प्रोसीजर जो होते हैं बेटा 2 होते हैं। एक होता है रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और एक होते फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को फर्दर 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल। देखो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कब होता है? एट प्लानिंग फेस, एट प्लानिंग फेस, जब हम ऑडिट प्लान कर रहे होते हैं, अभी ऑडिट स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या रहते हैं, हम यहां पर क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएशन ऑफ डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। हम कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का डिजाइन का इवेल्युएशन करते हैं। 2 बातें, या तो डिजाइन पुअर होगा या स्ट्रोंग होगा या रोबस्ट कह सकते हो आप इसको। पुअर है तो यहां पर हाई रिस्क होता है, हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। स्ट्रोंग है तो इनिशियली मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, लो रिस्क, इनिशियल स्टेज पर, अभी फाइनल नहीं हुआ है, इनिशियल स्टेज पर हमें ये लग रहा है रिस्क क्या है, लो है, ओके। बट सिर्फ डिजाइन अच्छा होने से तो कुछ नहीं होता ना, अगर वो चीज ऑपरेशन में भी तो होनी चाहिए। अब जब हम ऑडिट करने जाएंगे फर्दर, बाद में जब ऑडिट करने जाएंगे, तो हमारा पहला काम क्या होगा कि जो जो कंट्रोल हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे प्लानिंग फेज पे, हमें चेक करना है वेदर कंट्रोल्स आर इन ऑपरेशन। क्या ये कंट्रोल ऑपरेशन में है? कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली का मतलब थ्रू आउट द एंटायर पीरियड। ऐसा नहीं कि जब ऑडिटर आया है तब कंट्रोल फॉलो हो रहे हैं और ऑडिटर के जाने के बाद कंट्रोल फॉलो करने बंद कर दिए, थ्रू आउट द एंटायर ईयर। क्या ऐसा हो रहा है? अगर हां 2 बातें, यस नो। तो अगर यस है तो हमने इनिशियली रिस्क को क्या किया था, लो कंसीडर किया था, फाइनली अब क्या आएगा, लो रिस्क। हमने इनिशियली जो रिस्क लो कंसीडर किया था वो अभी भी क्या रहेगा, लो ही रहेगा। बट सर पता लगा सच्चाई तो कुछ हो रहा है, कंट्रोल फॉलो नहीं हो रहे। जो कंट्रोल मैनेजमेंट ने बताया ना कि हम इन ट्रांजैक्शन को ऐसे प्रोसेस करते हैं, जाकर पता लगा कि नहीं फॉलो हो रहे, या हो रहे तो कभी कभी होते हैं और कभी कभी नहीं होते, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, हाई रिस्क, हाई रिस्क है। यानी कि जो रिस्क हमने इनिशियली लो कंसीडर किया था, हमने उसको क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। क्यों? क्योंकि कंट्रोल हमें ऑपरेशन में नहीं मिले। अब हाई रिस्क जहां पर हो गया तो क्या इस बेस पर मैं रिपोर्ट क्वालिफाई कर सकता हूं? नहीं बेटा, रिस्क का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, किसका मतलब चांसेस है कि यहां पर गड़बड़ मिल सकती है, चांसेस ज्यादा है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी, टेस्ट ऑफ डिटेल, ठीक है। डिटेल चेकिंग किस लिए होती है? टू डिटेक्ट द मिसस्टेटमेंट, टू डिटेक्ट द मिसस्टेटमेंट, कि मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। इसके लिए हमें टेस्ट ऑफ डिटेल अप्लाई करने पड़ते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या क्या चीजें आती है बेटा? वेरिफिकेशन, वाउचिंग। वेरिफिकेशन किसकी होती है? अकाउंट बैलेंसेस की। वाउचिंग किसकी होती है? ट्रांजैक्शंस की। मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूं। टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या होती है बेटा? टेस्ट ऑफ डिटेल में आती है वाउचिंग, वाउचिंग होती है ट्रांजैक्शंस की, एंड वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन किसकी होती है? अकाउंट बैलेंसेस की, जैसे एसेट्स एंड लायबिलिटीज।
ठीक है, ये किस लिए परफॉर्म किया जाता है टेस्ट ऑफ डिटेल, ताकि मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट किया जा सके। अगर मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट हो रही है तो फिर हम रिपोर्ट क्वालिफाई कर सकते हैं, एडवर्स ओपिनियन दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये बात भी ठीक कही आपने। उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, अब SA 330 की बात आती है। SA 330 रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क, रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। देखो पहले रिस्क असेस करना चाहिए, ये बात कहां लिखी हुई है, SA 315 में। SA 315 करके रिस्क असेसमेंट करो, दो बातें होंगी, या तो रिस्क हाई होगा या लो होगा। SA 330 कहता है कि अगर आपका रिस्क हाई है तो आपको रिस्पॉन्स क्या देना चाहिए, उस एरिया को, उस एरिया पर आपका फोकस कम होना चाहिए, एनर्जी कम लगानी चाहिए, रिसोर्स कम लगाना चाहिए, ज्यादा लगाना चाहिए, ज्यादा लगाना चाहिए। तो यहां पर कहते हैं NTE, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, आपको क्या रखना चाहिए, हाई रखना चाहिए, मतलब मोर ऑडिट प्रोसीजर, मोर ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड, टू बी अप्लाइड टू ऑब्टेन एविडेंसेस, टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। अगर रिस्क लो है तो हम ये नहीं कह रहे कि इस एरिया को इग्नोर कर दो, क्योंकि चांसेस कम है कि मिसस्टेटमेंट मिलेगी, बट इग्नोर तो नहीं कर सकता कि मिसस्टेटमेंट मिलेगी ही नहीं। ठीक है, लो रिस्क है तो यहां पर हम अपने ऑडिट प्रोसीजर को क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेस ऑडिट प्रोसीजर। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बताया था ना आपको, बीइंग अलर्ट टू डाउटफुल सिचुएशन। अगर डाउट ज्यादा है तो वहां पर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, जहां पर डाउट कम है वहां पर आप अपने ऑडिट प्रोसीजर क्या कर सकते हो, लिमिटेड कर सकते हो। Less audit procedure can be performed. ये SA 330 कहता है। ओके, ठीक बात है। उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, एक वर्ड आता है सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। ये क्या है, ये अलग से कोई ऑडिट प्रोसीजर नहीं बेटा। टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ डिटेल जो आपको ऊपर बताया, ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम वेरिफिकेशन वाउचिंग करते हैं। और एक आता है ARP, ARP ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। तो जब हम ARP को यूज करते हैं ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एज सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, SAP, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अब ये ऑडिटर को डिसाइड करना है कि मुझे सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल से काम चलाना है, मुझे ARP से काम चलाना है, या मुझे इन दोनों से काम चलाना है। सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे उतने ज्यादा ऑडिट एविडेंस मिलेंगे, और जितने ज्यादा आपके पास एविडेंस होंगे उतना कम आपका ऑडिट रिस्क होता जाएगा। ठीक है, तो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल एंड ARP यानी कि SAP दोनों आते हैं, ये लिखा हुआ है। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, फोन पे भी कंसल्ट कर सकते हो। तो ये चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो गया। एक ऑटोमेशन वाला टॉपिक आपका बाकी है, वो अभी नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेजर क्वेश्चन आपका इसी पोर्शन से आता है, ये मैंने आपको करवा दिया। ठीक है जी, ओके, बाय बाय। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4 के साथ।